इसके बाद अब जब कैश होल्ड करते हैं आप अपने बिजनेस में, तो उसको होल्ड करने के रिस्क भी होते हैं। अब क्या क्या रिस्क होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थेफ्ट, कोई गन पॉइंट पे आके आपसे कैश चोरी कर सकता है। फॉर्जरी, फॉर्जरी बेसिकली ये होता है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से बनाते हैं जिनको हम कहते हैं बोगस डॉक्यूमेंट्स, बोगस डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स। तो आपका कैशियर क्या है, उसको कुछ कैश चाहिए, वो फेक चेक बना के ले जाता है बैंक में और चेक को कैश आउट कर लेता है। या वो चेक बुक उसके पास है, वो चेक वहां से राइट डाउन करके फेक सिग्नेचर करके चला जाता है, ऑनर के फेक सिग्नेचर करके ले जाता है और पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं बोगस या फेक डॉक्यूमेंट्स। तो वो बोगस या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उससे भी कैश को मिसयूज कर सकते हैं। उसके बाद एरर्स हैं, एरर्स भी हो सकते हैं। मतलब कैशियर जो है वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, वो कोई कैश चोरी नहीं करना चाह रहा, बट वो कैश को रिकॉर्ड करते हुए गलती कर देता है। उसने $1000 रिसीव करना है, बट गलती उसको कैश काउंट करने में गलती हो जाती है, एक इंटेंशनल मिस्टेक, इनोसेंट मिस्टेक हो जाती है। 1000 की जगह वो गलती से 900 को 1000 समझ लेता है। तो इस तरह के एरर्स भी हो सकते हैं। अब इस तरह की थेफ्ट, फॉर्जरी या एरर से कैसे बचा जा सकता है, सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कैश होल्ड कर रहे हैं बिजनेस में, तो कैश रजिस्टर तो जरूर मेंटेन करना है। कैश रजिस्टर के दो पर्पस होते हैं, एक ये टिल रिसीट्स को प्रिंट कर सकते हैं और सेकंड इनके ड्रॉर में जहां आप कैश रखते हैं वहां लॉक की फैसिलिटी होती है। तो आप जब भी उसमें कैश रखते हैं उसको लॉक कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टिव ग्लास कैशियर के लिए यूज कर सकते हैं। कैशियर जो है वो कैश कलेक्ट कर रहे हैं और यूजुअली आपने बैंक्स में देखा होगा कि जहां भी कैशियर बैठे होते हैं उनके आगे एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा होता है। यूजुअली वो ग्लास जो है बुलेट प्रूफ भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर गन पॉइंट पे कोई आ जाता है तो वो उस ग्लास से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साइड पे हो सकते हैं, कोई उनको फायर नहीं कर सकता या शूट नहीं कर सकता। तो इस तरह के प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कर सकते हैं। थर्ड, आप सेफ यूज कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी तिजोरियां यूज कर सकते हैं बिजनेस में ताकि उसमें कैश को सेव करके रखा जा सके। स्ट्रॉन्ग बॉक्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी सेफ की तरह होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, बट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेफ से भी। इनका फायदा ये होता है कि ये बॉम्ब प्रूफ भी होते हैं और ये आपके अर्थक्वेक वगैरह के भी प्रूफ होते हैं। तो अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पानी आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है तो कैश आपका महफूज रहता है स्ट्रॉन्ग बॉक्स में। आप फिजिकल सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो क्योंकि जितने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग जिनकी बैड इंटेंशंस होंगी वो उतना घबराएंगे। नाइट सेफ्स आप यूज कर सकते हैं। नाइट सेफ्स क्या होती है कि बैंक्स यूजुअली या सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं ये आपको आर्मर्ड कार्स प्रोवाइड करती हैं। अब ये आर्मर्ड कार्स जो हैं, ये बुलेट प्रूफ कार्स जो हैं, ये शाम को आती हैं, आपका कैश कलेक्ट करती हैं और रात को ये कैश अपने पास रखते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दोबारा आपको ये कैश दे देते हैं। इनको इस तरह की फैसिलिटीज को कहा जाता है नाइट सेफ्स। अब ये सारे बिजनेसेस यूज नहीं करते, बट जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, क्योंकि उनका गोल्ड वगैरह भी काफ़ी पड़ा होता है शॉप्स में, तो वो अपने गोल्ड को और अपने कैश को ओवर द नाइट ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह की कंपनीज को उनके नाइट सेफ्स में। तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसके बाद है फ्रीक्वेंट बैंकिंग। आपको जैसे ही कैश रिसीव हो रहा है आप फ़ौरन से कोशिश करें कि वो कैश जो है आप उसको फ़ौरन जल्द से जल्द उसको डिपॉजिट करें, क्योंकि जितना कम कैश आप होल्ड करेंगे उतने ही आप कम अट्रैक्टिव टारगेट होंगे किसी भी चोर के लिए या किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसकी बैड इंटेंशन होगी। जितना कैश आपको रिसीव हो, आपने ये नहीं करना कि पूरा हफ्ता कैश जमा करते रहें और हफ्ते के एंड पे जाके डिपॉजिट करें। कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा, अगर आपका कैश बहुत ज़्यादा आ रहा है तो दिन में एक दफ़ा उसको बैंक डिपॉजिट कर दें, या हर इवनिंग को आप डिपॉजिट कर दें। या अगर कैश कम है तो 2-3 दिन बाद कोशिश करें कि कैश को डिपॉजिट करें। अक्सर बिजनेसेस क्या होती है, लिमिट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश आ रहा है तो जैसे ही $10,000 की लिमिट अचीव होती है वो फ़ौरन एक बंदे को रवाना करते हैं कि ये कैश आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर दें। ठीक है, तो वो एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंट बैंकिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं चेक्स कैसे होते हैं। ऑन द टॉप जिस बैंक ने चेक बुक इशू की होती है उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है। यहाँ पर आप डेट लिखते हैं जिस डेट पे आप चेक राइट कर रहे हैं। पे में आप नाम लिखते हैं पेई का। पेई वो बंदा होता है जिसको आपने पेमेंट करनी है। जैसे आपके सप्लायर का नाम है ABC एंड को
और उसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सप्लायर जो है आपका पेई होगा। फिर यहाँ पर आपने वर्ड्स में अमाउंट लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं $1000 का चेक लिख रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा 1000 ओनली। अब ये 1000 के बाद ओनली लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बैंक को पता चले कि यहाँ पर अगर कोई बीच में एक और वर्ड डालने की कोशिश करे, या शुरू में एक और वर्ड डालने की कोशिश करे, या इसके बाद कोई वर्ड डालने की कोशिश करे, तो बैंकर को पता है कि यहाँ तक का जो फिगर है वो ठीक है, उसके बाद जो है प्रॉब्लमेटिक है। चलिए, बात तो वो नहीं डाल सकेगा, अगर शुरू में कोई डाल दे फिर क्या होगा। इसलिए यहाँ पर नंबर में भी हम लिखते हैं कि $1000 पे करना है, और ये जीरो के बाद स्लैश जरूर लगानी होती है। क्यों? ताकि यहाँ पर कोई जीरो वगैरह ऐड नहीं कर सके। इसके बाद अकाउंट नंबर आ जाता है आपका, यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है। यहाँ पर आपकी क्योंकि बैंक्स जो है ना चेक्स पे मैग्नेटिक इंक यूज करते हैं, जिससे वो चेक्स को एक स्पेशल मशीन होती है जिसको मैग्नेटिक इंक रीडर कहा जाता है, ये चेक को उसके ऊपर रखते हैं, और इस कोड से वो मशीन सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेती है कि किसका चेक है, कौन अकाउंट ऑनर है, उसकी क्या प्रोफाइल है, वो सब। और जब वो बैंकर जो है इस चेक को, एक स्पेशल मशीन होती है जो मैग्नेटिक इंक को रीड करती है, उस पर चेक को उल्टा करके रखता है, और वो मशीन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेती है इस कोड से, और वो उसमें फिर बता देती है कैशियर को, बैंक के कैशियर को, कि ये अकाउंट इस बंदे का है, उसका ये नाम है, इतना बैलेंस है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो है ऑथराइजेशन, जो बंदा चेक ड्रॉ कर रहा है, चेक लिख रहा है, वो यहाँ पर अपना साइन करेगा, ताकि बैंक को पता चले कि जेन्युइनली उसी ने चेक को ड्रॉ किया है। और बैंक्स जो है वो इस सिग्नेचर को भी, क्योंकि उसने अपना एक सिग्नेचर का सैंपल बैंक को भी दिया होता है, तो वो बैंकर जो है फिर वो कंफर्म करता है सिग्नेचर को अगेंस्ट दैट सैंपल कि ये साइन वैसा ही है या नहीं। क्योंकि अक्सर वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी होते हैं, तो अगर कोई और साइन करने की कोशिश करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक को पता चल जाता है, या कैशियर को डाउट एटलीस्ट हो सकता है कि ये चेक्स का जो सिग्नेचर है या ऑथराइजेशन जो है सेम बंदे ने नहीं की। ओके, अब चेक्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है ओपन चेक। ओपन चेक क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बैंक अकाउंट है और मैं उससे कुछ पैसे विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पेई में मैं क्या लिखूंगा? सेल्फ। यहाँ पे मैं सेल्फ लिखूंगा और बाकी सारा मैं साइन करूंगा और अमाउंट्स वगैरह लिख दूंगा, और ये चेक जब मैं लेके जाऊंगा बैंक में, बैंक ऑन द स्पॉट पैसे विड्रॉ करेगा मेरे अकाउंट से और मुझे कैश में पे कर देगा। इसको कहते हैं ओपन चेक। अब ओपन चेक यूजुअली अपने पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाता है। अगर मैंने कोई बड़ी पेमेंट करनी है और मुझे कैश चाहिए, तो मैं चेक लेके जाऊंगा, उसमें सेल्फ लिखूंगा और ऑन द स्पॉट मुझे बैंक, मेरा कैशियर जो है वो मेरे अकाउंट से कैश निकाल के मुझे पे कर देगा। इसको कहते हैं ओपन चेक। अब ये प्रॉब्लम क्या है ओपन चेक में? बड़ा रिस्की होता है, इसका रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर मैंने चेक राइट डाउन कर लिया सेल्फ के नाम से और अब मैं वो चेक लेके बैंक जा रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई मुझसे वो चेक छीन लेता है या मुझसे वो कोई चेक गुम जाता है और कोई किसी और के हाथ लग जाता है, तो वो चेक को लेके जा सकता है और ऑन द स्पॉट बैंक उसको कैश पे कर देगा। तो ये काफ़ी रिस्की होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्रॉस चेक्स भी यूज़ करते हैं। क्रॉस चेक्स क्या होता है कि पहले ये सेल्फ के नाम पे नहीं होता, आप सेल्फ नहीं लिख सकते, आपको किसी न किसी बंदे या बिजनेस का नाम लिखना होता है, जैसे ABC एंड कंपनी। सेकंड, नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर चेक के एक कॉर्नर में डबल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका क्या फायदा है? ये जो डबल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, इसको कहा जाता है कि आपने चेक को क्रॉस कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी बंदा ये चेक लेके जाएगा बैंक में, तो बैंक कहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कैश पे करना है ABC एंड को के रिप्रेजेंटेटिव को। तो आपको प्रूव करना होगा कि आप ABC को के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप उस कंपनी के मालिक हैं, या आप उसके एम्प्लॉय हैं, आपको प्रूव करना होगा। सेकेंडली, बैंक कभी भी क्रॉस चेक के अगेंस्ट कैश पे नहीं करेगा, बल्कि बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करेगा और ABC कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। वो कभी भी, इवन ABC कंपनी का मालिक भी आ जाए, तो वो उसको भी कैश पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और ABC कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसको हम कहते हैं क्रॉस चेक। ऑब्वियसली क्रॉस चेक जो है ये ज़्यादा सेफ होता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम इसका ये होता है कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है,
क्योंकि पहले तो एबीसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव चेक लेके जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जो है वो एचडीएफसी बैंक में है, एबीसी कंपनी का जो अकाउंट है फॉर एग्जांपल वो किसी और एबीसी बैंक में है। अब ये दोनों बैंक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जब एचडीएफसी बैंक मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा और दूसरा बैंक जो है एक्स वाई जेड एबीसी बैंक है उसमें जब ट्रांसफर करेगा तो उसमें 2 से 3 वर्किंग डेज भी लग सकते हैं चेक को क्लियर होने में। ये पूरा एक हाउस क्लियरिंग सिस्टम होता है चेक्स का, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इतना टाइम लगता है क्रॉस चेक को क्लियर होने में। इसको हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है बट बहुत सेफ होता है। तो ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में मोस्टली हमेशा क्रॉस चेक ही यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है ईएफटी पीओएस। ईएफटी पीओएस क्या है? ये जो मशीन है, और आई एम श्योर आपने जब भी किसी स्टोर या रिटेल स्टोर पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड अगर यूज किया हो, क्योंकि ये मशीन जो है डेबिट कार्ड को भी प्रोसेस करती है और ये क्रेडिट कार्ड को भी प्रोसेस करती है। और इस मशीन में प्रिंटर भी लगा होता है, यहाँ पे प्रिंटर लगा होता है। तो जब भी आप डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो पेमेंट जो है उस बंदे के अकाउंट में चली जाती है और यहाँ से एक रिसीट बाहर आ जाती है। बल्कि 2-3 रिसीट्स आती हैं। एक जो है वो बैंक की कॉपी होती है, एक उस सप्लायर की कॉपी होती है और एक उस कस्टमर की कॉपी होती है जिसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड हमने यूज किया। ईएफटी पीओएस का मतलब क्या है? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। इसको हम कहते हैं ईएफटी पीओएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल। ये पूरा इसका एब्रीविएशन का मीनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल। कि जब आपने सेल की अपने कस्टमर को, ऑन द स्पॉट आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को प्रोसेस किया और ऑन द स्पॉट पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये मशीन जो है इसको कहा जाता है ईएफटी पीओएस। अगर आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह में गए हो तो वहां भी ये यूज होती है। प्लस इसके साथ अक्सर बार कोड को भी अटैच कर दिया जाता है। वो एक मशीन सी होती है जेट टाइप की, आपने अक्सर रिटेल स्टोर के हाथ में देखी होगी। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसको स्कैन करते हैं उस बार कोड रीडर से। तो वो रीडर होता है बेसिकली, मैकडॉनल्ड में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे रिटेल स्टोर्स में भी देखा हुआ है, वहाँ भी यूज़ किया जाता है कॉमनली। तो वो क्या करता है, जब आप प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें बार कोड लगा होता है, वो बार कोड रीडर को उठाता है, उसको स्कैन करता है, आपका बिल निकालता है और फिर आपसे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड लेता है और इस ईएफटी पीओएस से ट्रांसफर कर लेता है। तो इसको बार कोड रीडर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। बार कोड रीडर जो है वो सिर्फ ये हिसाब करता है कि कितने प्रोडक्ट्स बाय हुए और कितना इनवॉइस अमाउंट बने। वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, वो कभी पेमेंट प्रोसेस नहीं करता बार कोड रीडर। और जो ईएफटी पीओएस है ये आपकी इनवॉइसेस नहीं बनाती, बल्कि इसकी ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है तो एक ही अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे और उसके बाद वो एक रिसीट इशू कर देगा। इसको कहते हैं ईएफटी पीओएस। इसको कभी भी बार कोड रीडर के साथ कंफ्यूज नहीं करना।